नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम ए टू जेड में। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। ठीक है, तो ये है जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। अब देखो, जो एल्गी है ना, वैसे तो हम सब जानते हैं, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एल्गी को हम शैवाल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है ना एल्गी, ये एल्गी शब्द जो है ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन। ध्यान रखना है बात, ठीक है। लेटिन वर्ड होता है ये, और लेटिन में ये जो एल्गी शब्द है, इसका अर्थ होता है, इसका मीन होता है सीवीड। क्या होता है? सी वीड। ठीक है, सीवीड, समुद्री खरपतवार। ठीक है, इसी एल्गी को हम ग्रीक में क्या बोलते हैं? ग्रीक शब्द। तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो एल्गी है वो लेटिन में क्या कहलाती है? एल्गी कहलाती है। लेकिन ग्रीक में क्या कहलाती है? ग्रीक शब्द। एल्गी का ग्रीक वर्जन लिखिए, तो ग्रीक वर्जन जो है वो है इसका फाइकोस। क्या है? फाइकोस, इस तरह से। ठीक है, फाइकोस। अब ये जो फाइकोज है, फाइकोज का जो हम अध्ययन करते हैं, इसकी जो स्टडी करते हैं, स्टडी, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, या फिर इसको अगर लेटिन में बात करें तो लेटिन में बोलेंगे इसको एल्गोलॉजी। ठीक है, मतलब कि स्टडी जो होती है एल्गी की, वो ग्रीक में तो क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। मतलब फाइकोस का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? फाइकोलॉजी। ठीक है, और एल्गी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? एल्गोलॉजी। तो इसका मतलब कि ये जो एल्गोलॉजी शब्द है ये रिलेट करता है लेटिन लैंग्वेज से, और फाइकोलॉजी शब्द जो है वो रिलेट करता है किससे? ग्रीक लैंग्वेज से। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ठीक है ना, तो हिंदी में हमें पता है कि इसको हम सब क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शैवाल शब्द जो है हमारे जो ग्रंथ है, जैसे आयुर्वेद है, ठीक है ना, आयुर्वेद, आयुर्वेद के अंदर इस एल्गी को शैवाल के रूप में, मतलब जो टर्म वहाँ पर इस्तेमाल की गई है वो टर्म क्या है? वो टर्म है शैवाल। ये वाला शैवाल, शैवाल। ठीक है ना, शैवाल। तो ये टर्म जो है यूज की गई है किसके लिए? एल्गी के लिए। किसके अंदर? इंडियन जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर। ठीक है, यानी कि हमारे जो पुराने, सबसे पुराने ग्रंथ है आयुर्वेद वगैरह, उनके अंदर जहाँ भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है दवाओं के रूप में या किसी उपचार के रूप में, तो वहाँ पर इनके लिए, शैवालों के लिए, मतलब जो एल्गी है उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया शैवाल। इसलिए हम इसको शैवाल कहते हैं। समझ में आए बात? सबसे पहले ये जो टर्म है एल्गी शब्द, ये किसने इस्तेमाल किया? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो, ये जो एल्गी शब्द है ना, एल्गी जो टर्म है, एल्गी टर्म जो है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? ठीक है ना, एल्गी टर्म सबसे पहले, फर्स्ट यूज सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? तो ये की थी लीनियस ने। किसने की थी? लीनियस ने। ठीक है, लीनियस। और लीनियस ने ये की थी 1753 में। कब की थी? 1753 में, याद रखना है। ठीक है, तो हमने चार बातें देखी जनरल कैरेक्टर में, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। हालांकि हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, अलग से टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम एल्गी पढ़ रहे हैं तो एल्गी जो शब्द है वो किस भाषा का है? लेटिन भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है? सीवीड होता है, यानी कि समुद्री खरपतवार होता है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ए सीवीड? सीवीड क्या है? तो आंसर क्या रहेगा एक लाइन में? एल्गी। सिंपल। ठीक है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी? तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या बोलते हैं? या तो हम फाइकोलॉजी कहेंगे अगर आप ग्रीक में लिखोगे, अगर आप लेटिन में लिखोगे तो एल्गोलॉजी कहेंगे। ठीक है, हु यूज द टर्म एल्गी? फर्स्ट किसने यूज किया है टर्म एल्गी को? तो लीनियस ने किया है। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अंदर एल्गी को क्या कहते हैं हम? तो शैवाल कहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे, बात करते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, एक ही बात है ना। तो हम ये शब्द जो इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी हम फाइकोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और कभी कभी हम एल्गोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। तो फादर ऑफ एल्गी
ये आ जाए, है ना। एल्गोलॉजी यानी कि जो शैवाल विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है, उसका पिता कौन है। तो शैवाल विज्ञान का जो जनक है उसका जो पिता है वो है एफ ई फ्रिश। कौन है भाई, एफ ई फ्रिश, ठीक है ना, फ्रिश याद रखना, फ्रिश अदर सर्च आता है इसके बोलने में, फ्रिश, ठीक है। तो फ्रिश याद रखना है, ये है फादर ऑफ फाइकोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इंडिया में किसको कहा जाता है, भारत के अंदर जो फादर है एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी का वो कौन है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। अब देखो यहाँ पर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, फाइकोलॉजी है ये शब्द, है ना, फंगस से रिलेट नहीं करता है। बहुत सी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि फाइकोलॉजी को, बच्चे जब मैं सवाल पूछता हूँ उनसे कि फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि स्टडी ऑफ फंजाई को फाइकोलॉजी कहते हैं। भाई नहीं, है ना, स्टडी ऑफ फंजाई फाइकोलॉजी नहीं है। शब्द फ मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइकोलॉजी को फंजाई से रिलेट कर दें। फाइकोलॉजी का मतलब क्या है, शैवाल, ठीक है, मतलब शैवाल विज्ञान, और उसका अध्ययन मतलब शैवालों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी कहलाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, तो क्लियर रहेगी बात। चलिए अब बात करते हैं हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, है ना, इंडियन फाइकोलॉजी। अब इंडियन फाइकोलॉजी का जो फादर है वो कौन है, तो वो है एम ओ पी अयंगर। कौन है, एम ओ पी अयंगर। ये दो चीज़ भी याद रखनी है हमें, बहुत सी बार यहाँ से प्रश्न आता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी तो फ्रिश है, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी मतलब भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है कौन, एम ओ पी अयंगर, ठीक है। चलिए अभी तक हमने कितने एल्गी को खोज लिया है, तो देखो अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे पास में शैवालों के लगभग 1800 तो जेनेरा हैं। कितने जेनेरा हैं, 1800 के लगभग तो जेनेरा हैं। और हमने लगभग 24,000 के लगभग जो है स्पीसीज को खोजा हुआ है। 24,000 स्पीसीज है अपने पास में एल्गी की जो हम खोज चुके हैं अभी तक, और 1800 जेनेरा के बारे में वर्णन किया जा चुका है। अब देखिए कितना वाइड एरिया है इसका, है ना। तो हम तो कुछ ही पढ़ेंगे, हम तो 100 भी नहीं पढ़ेंगे पूरे, हम तो 20-25 ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे पूरे इस सिलेबस के अंदर। कंप्लीटली 20-25 एलगी के बारे में आपको अध्ययन करना है। हाँ 150 नाम आपको याद हो जाएंगे इसमें से, क्योंकि बार बार उन्हीं से रिलेट करेंगे अपन, ठीक है। तो हम 10-15 जेनेरा पढ़ेंगे, उसमें आपको 150 एलगी जो है आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करें हम इसके कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स की बात करें तो ये हमें पता है कि इनके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल हरे होते हैं। देखो जो पानी होता है, पानी के अंदर आपने देखा होगा छोटा मोटा शैवाल जो है वो उगे रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो शैवाल वहाँ पर उग रहे हैं उन्हीं को हम क्या एल्गी बोलते हैं, ठीक। हमारी टंकी के अंदर मिल जाता है हमें, कहीं ज़्यादा पानी भरा हुआ है वहाँ पर मिल जाता है शैवाल, ठीक है। नल टपक रहा है धीरे 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 धीरे, वहाँ पर काई सी छा जाती है, जो काई शब्द भी इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए, है ना। जनरल लैंग्वेज में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, काई। साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में हम क्या इस्तेमाल शब्द करते हैं इसके लिए, काई, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आप इसको ही इंडिया के अगर क्षेत्रफल में देखोगे तो हर एरिया के अंदर यूपी में अलग नाम से जाना जा सकता है, राजस्थान में अलग, एमपी में अलग, ठीक है, यूके में मतलब उत्तराखंड में अलग तरीके से, साउथ के अगर आप देखोगे केरला कर्नाटका तो वहाँ अलग नाम से जाना जाता है। बाकी हमें उनसे हमसे वो सवाल नहीं पूछा जाएगा, हमसे तो यही पूछा जाएगा कि शैवाल को ग्रीक में क्या कहते हैं, फाइकोज कहते हैं, ठीक है। इंडियन सिस्टम में इसको शैवाल कहते हैं हम, इतनी सी बात हमें याद रखनी। तो हमने देखा कि जो शैवाल होते हैं वो हरे हरे से हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब है पहली बात तो उनकी शक्ल देखते हैं हम पता हो जाना चाहिए कि इनके पास में क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, क्या है, क्लोरोफिल। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि इनके पास में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। तो दीज आर क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट, ठीक है, मतलब इनके पास में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात करें हम, ये जो भी प्लांट है ये क्लोरोफिल है, तो इसका मतलब है कि ये खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख लेना ऐसा, दीज आर, है ना। तो ये कैसे होते हैं, चलो लिख देता हूँ, दे आर ऑटोट्रोफिक, नोट्स भी बन जाएंगे आपके, ऑटोट्रोफिक, ठीक है।
ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, मतलब ये खुद का पोषण खुद ही करते हैं, खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो स्ट्रक्चर देखें तो वो होती है थेलोइड। कैसी होती है? थेलोइड। थेलोइड का मतलब होता है थेलस नुमा संरचना, ठीक है। थेलस, अब थेलस किसको बोलते हैं? थेलस के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझने वाली बात है। थेलस के अंदर रूट, शूट जिसको हम स्टेम बोलते हैं, और पत्तियां वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ट्रू, सत्य जिसको हम लीफ बोलते हैं। अब लीफ किसको बोलते हैं हम देखो, लीफ हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक बड़ा सा पिन्ना हो, ठीक है ना, उसमें एक वेन निकली हुई हो, और वो वेन है ना शाखाओं में बटी हुई हो, उसमें एक वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम लीफ बोलते हैं। ये लीफ का स्ट्रक्चर है हमारी, जब भी हम पर्ण को देखते हैं तो हमें यही दिखाई देता है उसके अंदर, ठीक है। उसको हम वास्तविक लीफ बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक रूट जो होती है उसमें भी क्या होता है, एक वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। उसमें राइजोम निकले हुए होते हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है उसके अंदर ब्रांचें निकली हुई हो। तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूट होती है, ठीक है, जिसको हम रूट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम स्टेम की बात करें कि ट्रू स्टेम किसे कहा जाता है, तो ट्रू स्टेम के अंदर स्टेम जो होता है वो नोड और इंटरनोड में बटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम चित्र के हिसाब से देखें, वास्तविक जो पौधा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक तो ट्रू क्या होता है, रूट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। स्टेम होता है, अब यहाँ उसका चित्र नहीं बनाएंगे हम, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। स्टेम होता है और लीव्स होती है, एंड लीव्स, ठीक है, ये होती है। लेकिन ये थेलोइड में क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये इनमें सही तरीके से नहीं प्रेजेंट होती, मतलब वास्तविक रूट जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब चलो मैं ये बना ही देता हूँ, वरना आपके कन्फ्यूजन में रहोगे। देखो ये जैसे कि मैं कहूँ ये तना है, ये क्या है, एक तना है, ठीक है। अब इस तने में यहाँ पर ये नोड्स होंगे इस तरह से, तो ये इंटरनोड और ये वाला पार्ट नोड, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ये इंटरनोड हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट क्या हो गया, नोड हो गया। तो ये एक वास्तविक तना है। अब इसमें से हम रूट की बात करें तो इस तरह से इसमें से रूट निकली हुई होंगी। अब रूट जो है वो हमारे पास में दो प्रकार की है, ठीक है ना, टेप रूट और आपकी, मतलब जिसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं एक तो, और एक टेप रूट। तो ये फाइब्रस रूट वाला मैंने बना दिया, इस तरह की रूट होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एक शाखा होगी, तो शाखा के साथ में एक पत्ती होगी, लीफ। अब जो लीफ होगी ना, तो लीफ में इस तरह से वेनेशन सिस्टम होगा, ठीक है ना। लीफ में क्या होगा, इस तरह का वेन सिस्टम होगा। इसमें एक वेस्कुलर बंडल इसके अंदर भी होगा, एक वेस्कुलर बंडल इस तने के अंदर होगा, और एक वेस्कुलर बंडल इन रूट्स के अंदर होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना वो कहलाता है वास्तविक प्लांट, ठीक है। लेकिन हमारे जो एल्गी है, शैवाल है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम बात करें ओसिलेटोरिया की, तो ओसिलेटोरिया में इस तरह की सेल्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के सेल्स होते हैं, एक एक सेल होती है इसके अंदर, ये सेल है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये इसको हम क्या कहें, इसमें ना तो जड़ दिख रही है हमें, ना तना दिख रहा, ना पत्ती दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थेलोइड बोलेंगे, ठीक है, समझ में आए। इसी तरह आप कहोगे साहब एसिटाबुलेरिया तो होता है, ऐसा दिखता है, नहीं भाई। एसिटाबुलेरिया जो है ना वो किस तरह का दिखता है, देखो एसिटाबुलेरिया में क्या होता है, सबसे बड़ा शैवाल है एसिटाबुलेरिया, शैवालों में सबसे बड़ी कोशिका है, ये एक ही कोशिका का होता है। इस तरह से देखो, इसमें एक फूट होता है, इस तरह से फूट होता है, और इसके ऊपर एक थोड़ा सा ऐसे स्टेम निकला होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर की कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर लगी हुई थी, छत्रीनुमा स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही केंद्रक होता है, और वो कहाँ होता है, यहाँ फुट के अंदर होता है, फुट जो इसका फुट होता है उस फुट के अंदर केंद्रक होता है। तो ये अब कोशिका तो दिख रही है हमें, मतलब पेड़ जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, मतलब इसमें जड़ तना पत्ती नहीं है। आप कहोगे साहब ये तो पत्ती मान लो, हम इसको जड़ मान, इसको तना मान लो, इसको जड़ मान लो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये एक ही कोशिका है, सिंगल सेल। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, थैलोइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिनमें वास्तविक जड़ तना और पत्ती उपस्थित नहीं हो। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। अब ये जो शैवाल होते हैं ना, ये ज़्यादातर तो क्या होते हैं कि पानी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर, पानी के अंदर। कुछ जो होते हैं वो टेरिस्टेरियल होते हैं, कुछ जैसे अभी आपकी टंकी है, टंकी के अंदर जो शैवाल लगा हुआ है अंदर की तरफ में, वो तो क्या है, वाटर एक्वेटिक। लेकिन जो नल टपक रहा है ना, जहाँ नल टपक रहा है वहाँ पर जो शैवाल उग रहा है ना, वो आपका टेरिस्टेरियल है, ठीक है। जब पानी आ रहा है तो वो जीवित रह रहा है, जब पानी नहीं आ रहा तो वो मर रहा है, ठीक है। और वहाँ हल्का हल्का गीला है तो उसको आप टेरिस्टेरियल बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से शैवाल ऐसे जो बर्फ के अंदर पाए जाते हैं, कुछ शैवाल ऐसे हैं जो पेड़ पौधों के ऊपर उगते हैं, है ना। कुछ शैवाल जो है वो हमारे
जो जीव जंतु होते हैं उनके आहार नाल में भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह ये प्रेजेंट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके हैबिटाट के अंदर कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। हैबिटाट एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखो, सबसे पहले हम बात करें तो ज़्यादातर जो शैवाल होते हैं, मोस्टली जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब कि जलीय होते हैं। ठीक है ना। अब जलीय होते हैं तो जल में भी ये दोनों ही तरह के वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर जो होता है, जो एक्वेटिक शैवाल होते हैं, वो दो तरह के जल के अंदर पाए जाते हैं। अब आपको दो तरह का जल कौन सा होता है? तो दो तरह का जल जो होता है, एक तो होता है फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर होता है? फ्रेश वाटर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अलवणीय जल बोलते हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, मतलब अलवणीय जल मतलब जैसे हमारे नदी का जल है ना, हमारे टंकी का जल है, पौंड का जल है, ये सब अलवणीय जल यानी कि फ्रेश वाटर में आते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि ताज़ा ताज़ा पानी नल से भर लिया, उसको फ्रेश वाटर नहीं बोलते। फ्रेश वाटर बॉडी जो होती है वो आपका तालाब हो सकता है ना, आपका जो है टंकी हो सकती है, आपका कोई पोखर हो सकता है, आपका नदी हो सकती है, कोई नाला हो सकता है, ये सब फ्रेश वाटर में आते हैं। ठीक है, दूसरा वाटर होता है मेराइन वाटर। दूसरा वाटर क्या होता है? मेराइन वाटर या मराइन वाटर। मराइन वाटर जो होता है वो समुद्री जल होता है, मतलब कि ये समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर पानी जो मिलेगा वो हमें खारा मिलेगा, यहाँ शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, मतलब कि जिसको हम पी नहीं सकते। जिस पानी को हम पी सकते हैं वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब चाहे वो तालाब में, चाहे तालाब गंदा है, लेकिन वो भी क्या कहलाएगा? आपका फ्रेश वाटर ही कहलाएगा, अलवणीय जल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अलवणीय जल। और इसको क्या बोलते हैं? लवणीय जल। ठीक, समझ में आ गई बात? तो दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये जो है ना शैवाल, एक्वेटिक के अलावा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यहाँ लिख देते हैं। एक्वेटिक के अलावा ये सम टाइम कहाँ कहाँ पर होते हैं? टेरिस्टेरियल में, टेरिस्टेरियल हैबिटाट। मतलब वाटर के अलावा अगर हमें जो शैवाल मिलेंगे तो वो कहाँ मिलेंगे? बाहर ही मिलेंगे, वाटर के बाहर। तो उन सब शैवाल को, अब चाहे वो कहीं भी मिले, बर्फ के अंदर मिले, किसी नदी नाले में मिले, उन सबको हम क्या बोलेंगे? टेरिस्टेरियल बोलेंगे। वो सॉरी, नदी नाले में जो मिलेंगे वो उनको तो हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे बर्फ के अंदर मिल रहा है, किसी पहाड़ पर मिल रहा है, किसी पौधे के पौधे पौधे के ऊपर लगा हुआ मिल रहा है, कहीं पर हमें शैवाल जो है किसी जंतु के ऊपर उगा हुआ मिल रहा है, तो वो सब क्या है? टेरिस्टेरियल है। ठीक है, उन सबको हम टेरिस्टेरियल, मतलब दो तरीके से शैवाल अपना जीवन यापन कर रहा है, एक एक्वेटिक तरीके से और दूसरा टेरिस्टेरियल तरीके से। ठीक है, अब टेरिस्टेरियल तरीके में बहुत सारे अनयूजुअल हैबिटाट है इनके। ठीक, एक्वेटिक में दो तरीके से जिएगा, फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर में। क्लियर? यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो गई। चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट इसका जो होता है ना वो क्या बोलते हैं इसको, रूट, तना और जड़ में नहीं बटा हुआ होता है ना। तो यहाँ ये बात भी हम लिख ही देते हैं। प्लांट बॉडी थैलोइड होता है, तो इसका मतलब है कि प्लांट बॉडी जो होती है नॉट शो नॉट शो डिफरेंस या डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। ठीक है ना, प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या शो नहीं करती? डिफरेंशिएशन किस में शो नहीं करती है? रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएशन शो नहीं करती है। क्लियर? अब इसका जो थैलस होता है ना, थैलस, थैलस को अगर हम देखेंगे तो इसका या तो ये एक कोशिका के रूप में पाया जाएगा हमें, या फिर बहु कोशिका के रूप में पाया जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको एक ही कोशिकीय मिलेंगे, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे कारा की बात करें तो कारा जो है वो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको ओसिलेटोरिया, वो ओसिलेटोरिया जो है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये जो थैलस होता है इनका, थैलस वो होता है यूनिसेलुलर। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि एक कोशिकीय होता है, या फिर ये क्या हो सकता है? या फिर ये हो सकता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। अब जैसे हम देखें यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली, तो ये कोशिका है। ठीक है, ये सिंगल सेल है। इसके अलावा ये अगर इसके साथ एक सेल और जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है, तो इसको बहुकोशिकीय नहीं मानेंगे अपन। ठीक है, ये है ओसिलेटोरिया है, लेकिन ये जो कोशिकाएं हैं ना ये अलग अलग हो जाती है, अलग होकर अपना पूरा जीवन यापन जी सकती है, मतलब ये अकेली भी अपना पूरा काम कर सकती है, इसको किसी दूसरी सेल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सेल जो है केवल जुड़ी हुई है, जैसे बैक्टीरिया की जुड़ी हुई होती है ना। बैक्टीरिया में सिंगल सेल ही होता है, लेकिन फिर भी जैसे हमने देखा कि बैक्टीरिया जो होता है वो इस तरह से चेन फॉर्म में होता है।
ठीक है ना, कोकोइड फॉर्म में 4 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन वाली जो कंडीशन होती है ना, उसको हम सिंगल सेलुलर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोशिका है ये सिंगल सेलुलर है। जैसे कि ये इसका उदाहरण ले लो आप, ओसिलेटोरिया, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर में अगर हम बात करें तो कारा कारा का डायग्राम ये वाला ध्यान रखना है अपने को, बार बार आता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कारा का, ठीक है। ऐसा स्टेम होता है, उसके अंदर स्टेम जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इसमें क्या होता है जी, यहाँ पर एक न्यूक्लियस निकला होता है और यहाँ पर एक ग्लोब्यूल लगा होता है इस तरह से, ठीक है। और इसका अगर हम प्लांट देखेंगे तो वो इस तरह का हमें दिखाई देगा, ठीक है, जिसके अंदर इस तरह से जो है पत्तीनुमा स्ट्रक्चर में, लीफ तो होती नहीं है लेकिन ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका प्लांट होता है कारा का, ये इस तरह का सिंपल सा प्लांट बना दिया हमने। तो ये एक कारा का प्लांट है। अब ये जो कारा का प्लांट है ना, थोड़ा सा और बना देते हैं, थोड़ा सा और विजुलाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है। इस पत्ती जैसी संरचना एक साथ निकली हुई होती है। तो ये बहुकोशिकीय जीव है, ऐसे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर, तो कुछ एक से कोशिकीय शैवाल होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। क्लियर? चलिए, अब जो थैलस होता है ना, इसमें कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। मतलब यहाँ पर क्या है, जड़ तो है नहीं, जड़ की जगह पर यहाँ पर छोटे छोटे से राइजोइड्स निकले होते हैं। इसे इस जड़ नहीं होती, जड़ की जगह क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, मतलब जड़ के जैसी संरचना होती है, राइजोइड्स, ठीक है। अब ये जो राइजोइड्स होते हैं ना, ये पानी को सोखते हैं, इसमें पानी को सोखकर ऊपर तक पहुंचा देते हैं सब जगह। लेकिन यहाँ वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर हर सेल से, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है पानी। जैसे इसने पानी सोखा, ये समझो आप इस बात को कि इस वाले सेल ने पानी को सोखा, ठीक है, यहाँ पर पानी इसके अंदर आ गया तो इसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो यहाँ पर ये पानी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये ऐसे ही इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो पानी जो वाटर होता है वो या तो सिंगल सेल खुद ही को सोख लेती है या फिर ये एक दूसरी सेल में ट्रांसफर करती रहती है। पास जो स्थित होती है ना कोशिका, उसके अंदर ये जरूरी है इनका पास होना, इसीलिए जरूरी रखती है। अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, पानी ज़्यादा भर जाएगा इनके अंदर। ऐसे ही इनमें होता है, बड़े प्लांट में, क्योंकि इनके अंदर कोई वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हम, द थैलस, इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। थैलस क्या होता है, नॉन वेस्कुलर होता है। मतलब अभी जो जीव हैं या पौधे हैं, उन्होंने वेस्कुलर सिस्टम को डेवलप नहीं किया है। जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर हम वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ है। अलग अलग प्रकार के स्टील उन्होंने बनाए, वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंड कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एंड दस हैज नो एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड, किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लूइड का कोई स्पेसिफिक सिस्टम इसमें नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि थैलस जो होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है, ठीक। अब ये जो शैवाल होते हैं ना, ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो दो तरह की हमारे पास प्रेजेंट होती है। या तो ये प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं या फिर यूकैरियोटिक। मतलब यहाँ शैवालों में भी दोनों ही प्रकार के जीव प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था ना कि जीव कितने प्रकार के, कि दो प्रकार के, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, उनमें उपस्थित केंद्र के आधार पर ये बात हमने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम यही बात कहेंगे, क्या कहेंगे, कि ये या तो क्या हो सकते हैं, मे बी प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ब्लू ग्रीन एलगी, जिसका नाम सुना हुआ आपने, ये प्रोकैरियोटिक जीव है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के जैसा है ये। केंद्र के रूप में भी देखें हम, सेल के रूप में भी देखें, तो बैक्टीरिया के जैसा हमें दिखाई देता है ये, ठीक है। मतलब इसके जो कैरेक्टर है वो बैक्टीरिया के जैसे शो होते हैं। या फिर ये कैसे हो सकते हैं, यूकैरियोटिक। अब ये ध्यान रखना आप, यूकैरियोटिक सेल सिंगल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जैसे यूकैरियोटिक की हम बात करें, अमीबा, अमीबा एक यूकैरियोटिक जीव है लेकिन वो सिंगल सेलुलर है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि हम एक कोशिका के जीव को ही प्रोकैरियोटिक समझ लेते हैं। जो एक कोशिका वाला जीव होता है ना, जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें,
ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव नहीं है। प्लाज्मोडियम को हम क्या बोलते हैं, रोगाणु, जीवाणु, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ जो होते हैं ना वो यूकैरियोटिक होते हैं। उनमें अच्छा केंद्रक पाया जाता है, सुगठित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गन पाए जाते हैं उसके अंदर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक सिंगल सेल भी यूकैरियोट हो सकती है, प्रोकैरियोट तो होगी सी। सिंगल सेल जो भी ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट, वो सारे सिंगल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर एक भी नहीं है। बस ये बात ध्यान रखो। लेकिन यूकैरियोटिक जीव एक कोशिका का भी हो सकता है और बहुकोशिका का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो शैवाल है ना हमारे पास, वो कैसे हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। और यूकैरियोटिक कौन से शैवाल है, जितने भी बच गए इस ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा, जितने भी शैवाल बच गए सारे क्या है, यूकैरियोटिक। अब याद रह जाएगी बात, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ एल्गी, जितने भी बच गए ना, किसके अलावा, इस ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी शैवाल बच गए वो सारे के सारे क्या है भैया, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक शैवाल हैं। ठीक है, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। इसका मतलब केवल एक ही सवाल प्रोकैरियोटिक है, बाकी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है। अब इनके अंदर अगर हम देखें तो कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना। इनमें अगर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट भी होता है तो वो एक कोशिकीय होता है, चाहे भले जीव मल्टी सेलुलर हो। मतलब इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही कोशिका का बना हुआ है। ठीक है। इनमें कोई भी बाहर की तरफ में जो है स्टेराइल जैकेट वगैरह ये कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर हर एक सेल, प्रत्येक सेल, इस ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक सेल, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसमें गैमेट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है ना। ये जो सेक्स ऑर्गन बनाएगा उसके प्रत्येक सेल के अंदर गैमेट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तो ये बहुत ही अलग कमाल की चीज़ होती है ना। अब जैसे सेक्स ऑर्गन की बात करें हम, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है ना उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। फ्लावर जो है वो एक सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। तो उसमें एक अंडकोशिका मिलती है हमें, और जो पुंकेसर होते हैं, परागकोश होते हैं, उनके अंदर हमें मेल ऑर्गन, मेल जो गैमेट है वो मिलता है, यानी कि पोलन। ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी कोशिका जो है वो जनन करने में सक्षम है। हर कोशिका अपने आप को एक नया जीव बनाने में कैपेबल होती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट भी हैं तो वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर। कैसे हैं भाई, यूनिसेलुलर। चाहे ऑर्गेनिज्म कैसा हो, मल्टी सेलुलर। अगर ऑर्गेनिज्म क्या हो, मल्टी सेलुलर हो, तब भी यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या हो गए, हमारे सिंगल सेलुलर होंगे। ठीक है। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, इनके ऊपर कोई भी वाल वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, जैसा कि हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है प्रेजेंट। ब्रायोफाइट्स के अंदर आगे हम पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के अंदर एक वॉल प्रेजेंट होती है, स्टेराइल जैकेट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी कमी होती है। लेकिंग ऑफ, लेकिंग ए, ऐसे लिखते हैं इसको, कहाँ गया वो, चलो कोई नहीं, इसको काट देते हैं। लेकिंग ए वॉल ऑफ स्टेराइल जैकेट। ठीक है। स्टेराइल जैकेट जो होता है उसकी वाल जो यहाँ भित्ति है वो एब्सेंट होती है। ठीक है ना। और प्रत्येक सेल जो है वो गैमेट को प्रोड्यूस कर सकती है। एंड एवरी सेल, एवरी सेल प्रोड्यूस गैमेट। ठीक है ना। प्रत्येक सेल क्या कर सकती है, गैमेट को प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर। अब देखो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो वैसे तो इसके अंदर ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही लिया जाता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तीनों ही तरह का रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, इसका रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर एक तो है एसेक्सुअल। ठीक है ना, ध्यान रखना है दोनों। सबसे पहले तो वेजिटेटिव, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है आपका, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो होगा ही होगा। शैवाल जो है इसके अलावा और दूसरा साधन इस्तेमाल कर सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। जनरली ये रिप्रोडक्शन करेगा तो वेजिटेटिव तरीके से ही करेगा, मतलब ये करना चाहेगा इससे, क्योंकि ये आसान है, तरीका आसान है। लेकिन कब करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक है। तो तीनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ पर मिलता है, वेजिटेटिव भी मिलता है, दूसरा हम बात करें तो एसेक्सुअल मिलता है, और तीसरा हम बात करें तो सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए फिर से अगर हम कहें तो वाटर की जरूरत होती है। बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो गैमेट्स है वो पानी के अंदर तैरेंगे और पानी के अंदर तैर कर ही मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा और फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा। तो वाटर जो है वो एसेंशियल होता है किसके लिए? वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन, जनन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर की जरूरत है, बिना इसके फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका एम्ब्रियो जो होता है ना, एम्ब्रियो, क्या इसमें एम्ब्रियो बनता है? ठीक है ना, क्या एम्ब्रियो बनता है? फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो बनेगा, हम तो ये कहेंगे भाई एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, नहीं, यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनता है, ध्यान रखना, भ्रूण का विकास नहीं होता है। समझ में आ गई बात? देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत से प्रश्न बनते हैं इससे, है ना। जब आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, है ना। चलिए, तो वाटर तो क्या है? एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन एम्ब्रियो यहाँ पर नहीं बनता है। जब दो गेमिट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो गेमिट से जाइगोट तो बनेगा, और वो जाइगोट किस में बदल जाएगा? जाइगो स्पोर में बदल जाएगा, और फिर वो जाइगो स्पोर अपना मियोसिस करेगा और वापस आपका मियोसिस या माइटोसिस दोनों में से कुछ भी करेगा वो, और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसा भी ऑर्गेनिज्म होगा, एन टाइप का होगा तो एन टाइप का बनाएगा, और टू एन टाइप का होगा तो टू एन टाइप का बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगो स्पोर सीधा सीधा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने उसमें एडल्ट में, सॉरी, जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि नए पादप में बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बनाएगा? एम्ब्रियो नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि एम्ब्रियो जो होता है वो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है ना, एम्ब्रियो यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चाहो तो लिख लेना। ठीक, अब देखो इसकी जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है ना, वो गेमिटोफाइट पर डिपेंड नहीं होती है। मतलब कि जो गेमिट बनेंगे, तो देखो कहने का मतलब, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होते रहते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज इज नॉट डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो गेमिटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। गेमिटोफाइट तो हम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर गेमिट लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई थैलस है आपका, ठीक है ना, सेवाल का कोई थैलस है, ठीक है, इसकी ये कोशिका है, ठीक है, ये गेमिटोफोर बनाएगी, यहाँ पर इसने एक गेमिटोफोर बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर ये गेमिट बन गया आपके। ठीक है, ये मेल गेमिट मान लेते हैं हम, और इसी के ऊपर मान लेते हैं कि अब एक फीमेल गेमेट जो है वो बन गया। ठीक, अब ये जो फीमेल गेमेट है यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से मेल गेमेट अलग हो जाएगा, ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा वाटर के अंदर, या नहीं भी होगा तो ये मेल गेमेट जो है यहाँ से निकल कर तैर कर कहाँ पहुँचेगा? इसके पास पहुँचेगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया गेमिटोफाइट। अब गेमिटोफाइट जो हो गया, ये यहाँ से फर्टिलाइजेशन करेगा, अपना वो स्पोर जो है इसके अंदर डेवलप होगा, जाइगोस्पोर बनेगा, और ये जाइगोस्पोर यहाँ से अलग हो जाएगा और अपना नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, तो ये तो हम कहेंगे गेमिटोफाइट। अब ये दूसरा होता है स्पोरोफाइट, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई थैलस है आपका, इस तरह से, इस थैलस की कोई कोशिका है, वो कोशिका अपना साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करेगी, इसके अंदर जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो बनाना शुरू करेगी, और यहाँ पर बीजाणु जैसी संरचना बना देगी। ये बीजाणु यहाँ से अलग होंगे और नया पादप बना देंगे। समझ में आगे बात? तो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हमारे प्लांट होते हैं ना, प्लांट में क्या होता है कि फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर देखो, यहाँ इधर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये आपका फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर ये आपकी वर्तिका है। ठीक है, यहाँ पर ये अंड कोशिका है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब कि पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब ने स्पर्म को छोड़ा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों मिल गए। दोनों मिलने के बाद में यहाँ पर इससे क्या बनेगा? सीड। सीड जो बनेगा इसका मतलब क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। ठीक है ना, सीड समझ रहे हो ना? तो ये स्पोरोफाइटिक पीढ़ी होगी। अब ये सीड जो है ना यहीं पर डेवलप होगा। ठीक है ना, इसका डेवलपमेंट यहीं पर होगा। सीड बनेगा, जब तक पूरा कंप्लीट सीड नहीं बन जाएगा फ्रूट बाहर हटेगा नहीं वहाँ से। फ्रूट हट जाएगा, सीड अलग हो जाएगा। मतलब इसका जो डेवलपमेंट है ना, सीड का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? इस गेमिटोफाइटिक पीढ़ी। ये गेमिट गेमिट किसके अंदर है? इसके अंदर।
जो आपका फीमेल पार्ट है प्लांट का, उसके अंदर गैमेट है, मेल पार्ट है उसके अंदर गैमेट है, तो गैमेटोफाइटिक पीढ़ी हुई ना पहले, बाद में यही स्पोरोफाइटिक के अंदर कन्वर्ट हो गई। क्लियर, समझ में आई बात? तो ऐसे इसमें नहीं होता है। ठीक है भाई, एक समझाने के लिए बताया है, इसमें अंतर है थोड़ा सा ना, ध्यान रखना। ये समझाने के लिए बताया, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये चीज़ को कंफ्यूज मत कर लेना आप दिमाग में, अलग से ले लो। मैं जिस सेंस में बता रहा हूँ उसी सेंस में पढ़ने की कोशिश करना इसको। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जो गेमेटोफाइट पीढ़ी होती है ना, उसके ऊपर स्पोरोफाइटिक डिपेंड नहीं होती स्टेज, मतलब इसको जरूरत नहीं है इसकी, ये खुद ही बनेगी अपने आप ही। ठीक, जबकि जनरल में क्या होता है, स्पोरोफाइट बनने के लिए गेमेटोफाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप फंगस के अंदर देखोगे, ठीक है ना, फंगस के अंदर भी देखोगे आप, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी देखोगे ये, और अपने जो हायर प्लांट है उनके अंदर भी देखने को मिलेगा हमें। ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को समझ लोगे ना सिंपल तरीके से, तो बड़ी आसान है। एक बार ये चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बार बार आएंगी ये सारी चीज़ें, है ना। तो हमने क्या कहा कि जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो नॉट डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, अब जो गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है ना, वो हमेशा डोमिनेंट होती है यहाँ पर, मतलब इंपॉर्टेंट स्टेज जो है वो क्या है आपकी, गेमेटोफाइटिक स्टेज। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, जो गेमेटोफाइट होते हैं, मोस्टली गेमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट फेज, ये जो गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है ना, एक डोमिनेंट फेज होती है। ठीक है ना, और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होती है वो एक रिड्यूस स्टेज होती है। क्योंकि स्पोरोफाइट तो हम तभी बनाते हैं जब, मतलब ये जो एल्गी है ये तभी बनाते हैं जब रेयर कंडीशन होती है, अनुकूल समय नहीं होता है, प्रतिकूल समय होता है, उस समय स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। अगर सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में है, सब कुछ अच्छा है, खाना पीना सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो काय को बनाएगा स्पोर, वो तो फिर क्या बनाएगा अपना गेमिट, ये गेमेटोफाइट स्टेज में चलता रहेगा, अपने गेमेट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा, चलने दो भाई, है ना, वेजिटेटिव प्रोडक्शन करेगा, इसकी जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, तो स्पोरोफाइटी जो स्टेज होती है ना, वो रिड्यूस स्टेज होती है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। गेमेटोफाइट स्टेज कौन सी है इसकी, डोमिनेंट, प्रभावी, प्रभाव इसका ज़्यादा है। रिड्यूस स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइटिक स्टेज है। ठीक है, और जो सवाल होते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, यानी कि पीढ़ी एकांतरण, एक पीढ़ी इसकी 2n आएगी, दूसरी n आएगी, एक पीढ़ी इसकी n आएगी, दूसरी भी n आ सकती है, ऐसे है ना, एक पीढ़ी n आई तो दूसरी 2n आएगी, फिर वापस से n आएगी, इस तरह से। तो इनके अंदर क्या करते हैं ये, 100 डिस्टिंक्ट, अलग अलग प्रकार का, सारे प्रकार जितने भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जितने भी प्रकार है वो सब सवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये शो करते हैं। तो ये पढ़े हमने कुछ सामान्य कैरेक्टर्स सवालों के। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, कल परसों में जब भी आएगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इसका हिस्ट्री। देखो ये जो बुक है आपका पेपर नंबर 3, ठीक है, वैसे तो सिलेबस बदल रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के, पर एमएससी का नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना है ना। सबके जो सिलेबस बदलेंगे, अब एमएससी का जो सिलेबस बदलेगा ना, वो बदलेगा 5 साल बाद, मतलब 4 साल बाद बदलेगा। ठीक है, अगर सभी जगह सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है तो। ठीक है, तो अभी तो जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ तो सेम सिलेबस है आप लोगों का। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर बना कर डालें। ठीक है, लेकिन समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे साथ में, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि डेली ये लेक्चर जो है सब कुछ फ्री है आपके लिए, है ना। फिलहाल जैसे ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा, ये चला जाएगा पेड कोर्स के अंदर। ठीक है, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये आपको फ्री मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जैसे ही ये पूरा होगा, ख़त्म होगा, ये मिलेगा फिर आपको पेड कोर्स के अंदर। ठीक है, ऐप के ऊपर हमारा जो ऐप है एग्जाम A to Z 2.0 ऐप, उसके अंदर ऑलरेडी 2 पेपर हमने बना रखे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये पेपर थर्ड है अपना। ठीक है, तो ये जो थर्ड पेपर है इसको आप पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स बनाते रहें साथ के साथ ही, ताकि आपको कोई पैसा खर्च ना करना पड़े। ठीक है, लेकिन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए रेगुलर साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको ये तैयार भी हो जाएगा पेपर, है ना। और देखो
ये पेपर इसलिए तैयार पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि पिछली बार काफ़ी डिमांडेड थी, इसकी डिमांड थी सर तीसरा पेपर भी पढ़ा दीजिए, और समय की अनुपलब्धता की वजह से मैं इसको नहीं पढ़ा पाया था। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि ये आपका पेपर इस साल पूरा करवा दूँ मैं। ठीक है, साल भर लगता है मुझे एक पेपर को पूरा पढ़ाने में। ठीक, तो ये हो सकता है आपका जल्दी हो जाए, लेकिन समय लगेगा। अब आपको रेगुलरिटी बनानी है अगर आपने एमएससी में एडमिशन लिया है तो। और अगर किसी का बैक रह गया है पेपर तो आप शुरू कर दीजिए अपना ये पेपर पढ़ना मेरे साथ साथ। एक दो दिन में इसके वीडियो आते रहेंगे। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो डेली आएगा। रेस्पॉन्स अगर आप लोगों ने कम दिया तो फिर एक दो दिन में आएगा, आएगा ज़रूर। ठीक है ना, आएगा ज़रूर, क्योंकि बंद नहीं होगा, क्योंकि पेड कोर्स में जाने वाला है तो फिर आप जानते हो हमें तो बनाना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।